सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसको लॉन्च किया गया एज पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत। इसको आत्मनिर्भर भारत के तहत लॉन्च किया गया था। और क्यों लाया गया था इसको लाया गया था टू प्रोवाइड फ्री फूड ग्रेन्स टू माइग्रेंट्स एंड पुअर। माइग्रेंट्स और पुअर लोगों के लिए एकदम फ्री में फूड ग्रेन्स की सप्लाई करने के लिए लाया गया था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को। और इसको लाया गया था कोविड के दौरान। तो ये ऑपरेशनल है सिंस 2020 और इसके तहत 5 किलो फ्री फूड ग्रेन्स पर मंथ प्रोवाइड किए जाते हैं पुअर लोगों के लिए। पुअर लोगों के लिए एकदम फ्री में हर महीने 5 किलो फूड ग्रेन्स की सप्लाई की जाती है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत। और साथ ही साथ हमारे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत जो सब्सिडाइज्ड राशन मिलता है वो राशन भी सप्लाई किया जाता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत। इस योजना के तहत वीट प्रोवाइड किया जाता है 6 स्टेट्स या यूटीज़ को। कौन कौन से 6 स्टेट्स या यूटीज़ को वीट प्रोवाइड किया जाता है? पंजाब को, हरियाणा को, राजस्थान को, चंडीगढ़ को, दिल्ली को और गुजरात को। तो 6 स्टेट्स या यूटीज़ ऐसे हैं जिनको वीट की सप्लाई की जाती है, जिनको वीट प्रोवाइड किया जाता है। और बाकी के जितने भी रिमेनिंग स्टेट्स हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है राइस इस योजना के तहत। बहुत सिंपल। एक सवाल ये भी आता है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत कौन कौन लोग एलिजिबल हैं? तो एक तो जितनी भी अंत्योदय अन्ना योजना वाली फैमिलीज हैं, अंत्योदय अन्ना योजना वाले हाउस होल्ड्स हैं, वो एलिजिबल हैं। दूसरा, जितने भी प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स हैं वो एलिजिबल हैं। अंत्योदय अन्ना योजना हाउस होल्ड्स और प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स, इनकी बातचीत हमने इससे पिछले सेशन में की थी। ये दोनों ही हाउस होल्ड्स इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत एलिजिबल हैं। लेकिन इन हाउस होल्ड्स का आइडेंटिफिकेशन, वो जिम्मेदारी किसकी है? वो जिम्मेदारी है स्टेट गवर्नमेंट की। बट क्राइटेरिया अलग अलग है। अंत्योदय अन्ना योजना वाला जो क्राइटेरिया है वो बता दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स का क्राइटेरिया क्या होगा वो छोड़ दिया गया स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि अंत्योदय अन्ना योजना वाले हाउस होल्ड्स और प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स दोनों ही एलिजिबल हैं इस योजना के तहत। दूसरा, जितने भी ऐसे हाउस होल्ड्स हैं जिनको कोई विडो हेड करती है, या कोई टर्मिनली इल पर्सन हेड करता है, या कोई डिसेबल्ड पर्सन हेड करता है, या कोई ऐसा इंसान हेड करता है जिसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा की है, प्लस उनके पास में कोई अश्योर्ड मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस नहीं है, तो ऐसे हाउस होल्ड्स भी एलिजिबल हैं इस योजना के तहत। जितने भी प्रिमिटिव ट्राइबल हाउस होल्ड्स हैं वो सारे प्रिमिटिव ट्राइबल हाउस होल्ड्स भी एलिजिबल हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत। जितनी भी ऐसी बीपीएल फैमिलीज हैं जिनमें HIV पॉजिटिव पर्सन्स हैं वो भी एलिजिबल हैं इस योजना के तहत। और फिर कई सारी कैटेगरीज हैं, जैसे लैंडलेस लेबरर्स हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, रूरल आर्टिसंस और क्राफ्टमैन हैं, या ऐसे लोग जो कि डेली बेसिस पे अर्न करते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई कॉबलर है, कोई रिक्शा चलाने वाला है, तो ऐसे लोग जो कि डेली बेसिस पे अर्न करते हैं, ये लोग भी एलिजिबल हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत। बहुत सिंपल। कौन कौन लोग एलिजिबल हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। एक तो अंत्योदय अन्ना योजना वाले हाउस होल्ड्स और प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स, ये एलिजिबल हैं। दूसरा, ऐसे हाउस होल्ड्स जिनको कोई विडो हेड करती है, या कोई टर्मिनली इल पर्सन हेड करता है, या कोई डिसेबल्ड पर्सन हेड करता है, या कोई ऐसा इंसान हेड करता है जिसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा की है, प्लस उनके पास में कोई अश्योर्ड मीन्स नहीं है सब्सिस्टेंस का, ऐसे हाउस होल्ड्स एलिजिबल हैं। जितने भी प्रिमिटिव ट्राइबल हाउस होल्ड्स हैं वो सभी एलिजिबल हैं। ऐसी बीपीएल फैमिलीज जिनमें HIV पॉजिटिव पर्सन्स हैं वो एलिजिबल हैं। और फिर कई सारी कैटेगरीज हैं, जैसे लैंडलेस लेबरर्स, मार्जिनल फार्मर्स, रूरल आर्टिसंस, और ऐसे लोग जो कि डेली बेसिस पर अर्न करते हैं, ये सभी लोग एलिजिबल हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत। ये योजना इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज की डेट में सारी चीज़ें इसी के थ्रू चल रही हैं अंडर द PDS। तो इस योजना के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर कोई कॉम्प्रिहेंसिव आंसर लिखना है तो वहाँ इस योजना को कोट जरूर करना। फिर इसके बाद बात आती है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के बारे में। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन कब लॉन्च किया गया? इसको 2007 में लॉन्च किया गया।
और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन को कब लॉन्च किया गया? 2007 में लॉन्च किया गया। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इसको लॉन्च किया गया था राइस, व्हीट और पल्सेस के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। लॉन्च क्यों किया गया था? राइस, व्हीट और पल्सेस के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। और प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा? एरिया को एक्सपेंड करो, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाओ, सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करो, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करो वगैरह वगैरह। बेसिक आइडिया क्या है कि राइस, व्हीट और पल्सेस के प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है। इस नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन में 2014-15 में कोर्स सीरियल्स को भी इंक्लूड कर लिया गया। कोर्स सीरियल्स वर इंक्लूडेड इन इट इन 2014-15। एक बार फिर से, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन कब लाया गया? 2007 में लाया गया। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इनिशियली एम क्या था कि राइस, व्हीट और पल्सेस के प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है। 2014-15 में इसमें कोर्स सीरियल्स को भी इंक्लूड कर लिया गया। ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है, इसके कई सारे सब कंपोनेंट्स हैं। सब कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ऑन राइस है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ऑन व्हीट है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ऑन पल्सेस है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ऑन कोर्स सीरियल्स है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ऑन न्यूट्री सीरियल्स है और नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ऑन कमर्शियल क्रॉप्स है। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के कई सारे सब कंपोनेंट्स हैं। आज की डेट में इस नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन को 28 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख की आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। 2021 में एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ। 2021 में नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम को भी लॉन्च कर दिया गया। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम को भी लॉन्च कर दिया गया। कब? 2021 में। और इसको लॉन्च किया गया था एडिबल ऑयल के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। और पहली बार जो ऑयल पाम फार्मर्स हैं उनको सरकार ने प्राइस अश्योरेंस दी। सरकार ने बोला कि जितने भी ऑयल पाम फार्मर्स हैं, अगर वो फ्रेश फ्रूट के बंचेस लेकर आएंगे तो उनको एक अश्योर्ड प्राइस मिलेगी। इस अश्योर्ड प्राइस को बुलाया गया वायबिलिटी प्राइस। क्या बुलाया गया? वायबिलिटी प्राइस बुलाया गया। तो 2021 में नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम को भी लॉन्च कर दिया गया। अच्छा, ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है, इस स्कीम का, इस मिशन का आउटकम क्या निकला? हमारा जो टोटल फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन है वो बहुत सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ। 2014-15 में टोटल फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन हमारा कितना था? लगभग 252 मिलियन टन्स। ये बढ़ के 2022-23 में कितना हो गया? 330 मिलियन टन्स हो गया। और दूसरा, हमारा जो पल्सेस का प्रोडक्शन है वो भी बहुत सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ। 2014-15 में पल्सेस का प्रोडक्शन कितना था? 17 मिलियन टन्स। 2022-23 में बढ़ के कितना हो गया? 27 मिलियन टन्स हो गया। तो ओवरऑल अगर देखें तो टोटल फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन भी इंप्रूव हुआ और पल्सेस का जो प्रोडक्शन है वो भी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुआ। बेसिक तौर पे इस नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन को भी दिमाग में रखो। कब लॉन्च किया गया था? 2007 में। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इनिशियली इसको लॉन्च किया गया था राइस, व्हीट और पल्सेस के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। 2014-15 में इसमें कोर्स सीरियल्स को भी इंक्लूड कर लिया गया। इसके कई सारे सब कंपोनेंट्स हैं जिनको हमने देख लिया है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ हुई वो ही 2021 में नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम को भी लॉन्च कर दिया गया। आउटकम क्या निकला? टोटल फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन हमारा सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुआ है, इंक्रीज हुआ है और पल्सेस का प्रोडक्शन भी हमारा इंक्रीज हुआ है। ये सिंपल सी चीज़ें हैं और ये सिंपल सी चीज़ें काम आती हैं एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर लिखने में। मैं बार बार ये बोलता हूँ बिकॉज आपको ये दिमाग में रहे कि छोटी छोटी चीज़ें आपको कोट करनी पड़ेंगी अगर आपको एक कंप्लीट अच्छा सुंदर आंसर लिखना है। तो हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं उनको शेयर कर दो। और ये दोनों चीज़ें तो खुद से कर दिया करो, याद से कर दिया करो बिकॉज इसमें आपका कुछ जाता नहीं है। और चैनल की ग्रोथ के लिए ये दोनों चीज़ें बेहद इंपॉर्टेंट हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो
तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। फिर इसके बाद बात आती है फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड रिपोर्ट्स के बारे में, और बहुत सारी रिपोर्ट्स रिलीज़ की जाती हैं, लेकिन यहाँ हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स के बारे में। सबसे पहली रिपोर्ट है स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट, SOFI रिपोर्ट, और हम बात कर रहे हैं 2024 की रिपोर्ट की, लेटेस्ट रिपोर्ट की। पहले तो नाम याद करो, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट। इसको एनुअली लॉन्च किया जाता है। सबसे पहली बार इसको लाया गया 2017 में। स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट को एनुअली लॉन्च किया जाता है, और सबसे पहली बार इसको लाया गया 2017 में। कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। कौन कौन से हैं? FAO, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और WHO। ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस मिल के तैयार करते हैं इस स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट को। एनुअली लॉन्च किया जाता है, सबसे पहली बार 2017 में लाया गया। और कौन से ऑर्गेनाइजेशंस रिस्पॉन्सिबल हैं? FAO, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और WHO। और ये जो रिपोर्ट है ये बताती है कि ग्लोबल लेवल पे और रीजनल लेवल पे फूड इनसिक्योरिटी की सिचुएशन क्या है, हंगर की सिचुएशन क्या है, और माल न्यूट्रिशन की सिचुएशन क्या है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है कि 2024 की रिपोर्ट में की फाइंडिंग्स क्या थी। 2024 की रिपोर्ट ये कहती है कि दुनिया भर में 11 में से 1 इंसान और अफ्रीका में 5 में से 1 इंसान हंगर को फेस करता है। रिपोर्ट क्या कहती है कि दुनिया भर में 11 में से 1 इंसान और अफ्रीका में 5 में से 1 इंसान हंगर को फेस करता है। 2023 में लगभग 750 मिलियन लोग ऐसे थे जिन्होंने हंगर को फेस किया। 2023 में लगभग 750 मिलियन लोग ऐसे थे जिन्होंने हंगर को फेस किया। एशिया में लार्जेस्ट नंबर ऑफ अंडर नरिश्ड लोग मिलते हैं। एशिया में लार्जेस्ट नंबर ऑफ अंडर नरिश्ड पीपल मिलते हैं। इंडिया स्पेसिफिक अगर बात करें तो रिपोर्ट ये कहती है कि इंडिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन है। लगभग 200 मिलियन लोग हमारे कंट्री में अंडर नरिश्ड हैं। हमारे कंट्री की लगभग 13% पॉपुलेशन क्रोनिक अंडर नरिशमेंट को फेस करती है। लगभग 53% विमेन हमारे कंट्री में एनीमिक हैं, और लगभग 55% पॉपुलेशन हमारी हेल्दी डाइट अफोर्ड नहीं कर सकती है। ये कहती है स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट। और ये जो की फाइंडिंग्स हैं इनको थोड़ा सा दिमाग में रखना, बिकॉज अगर कभी कोई क्वेश्चन आ जाए और आप अगर फैक्ट्स को, फिगर्स को थोड़ा कोट करोगे रिपोर्ट के नाम के साथ में, तो ऑथेंटिक लगता है, तो लगता है कि हाँ यार वेल रेड इंसान है, अच्छे से पढ़ के आया है। की फाइंडिंग्स को एक बार और देख लेते हैं। की फाइंडिंग्स में एक तो ये बोला गया कि 2023 में लगभग 750 मिलियन लोग ऐसे थे जिन्होंने हंगर को फेस किया। एशिया में लार्जेस्ट नंबर ऑफ अंडर नरिश्ड लोग मिलते हैं। इंडिया स्पेसिफिक अगर बात करें तो रिपोर्ट ये कहती है कि इंडिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन है, लगभग 200 मिलियन। 13% पॉपुलेशन हमारी ऐसी है जो कि क्रोनिक अंडर नरिशमेंट को फेस करती है। 53% विमेन हमारी ऐसी हैं जो कि एनीमिक हैं, और लगभग 55% पॉपुलेशन हमारी ऐसी है जो कि हेल्दी डाइट को अफोर्ड नहीं कर सकती है। ये बात हो गई स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन दी वर्ल्ड रिपोर्ट की। इसमें 2-3 चीज़ें याद रखनी है कि इसको एनुअली रिलीज़ किया जाता है। 2017 में सबसे पहली बार लाया गया। रिस्पॉन्सिबल कौन है? FAO, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और WHO। और इसकी जो की फाइंडिंग्स हैं उनको भी थोड़ा दिमाग में रखना, बिकॉज कभी आंसर आएगा तो कोट करने के काम में आएंगी। फिर इसके बाद है ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट। इस ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट को कौन लेकर आता है? इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन। ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट को कौन लेकर आता है? इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन। और 2024 में इस रिपोर्ट की थीम क्या थी? फूड सिस्टम्स फॉर हेल्दी डाइट एंड न्यूट्रिशन। थीम क्या थी? फूड सिस्टम्स फॉर हेल्दी डाइट एंड न्यूट्रिशन। बहुत सिंपल तौर पे याद रखो कि ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट
कौन रिलीज करता है? इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन। फिर इसके बाद द वेरी फेमस ग्लोबल हंगर इंडेक्स। और ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ये ग्लोबल लेवल पे, रीजनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे हंगर को मेजर करता है, नाम से ही क्लियर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, ग्लोबल लेवल पे, रीजनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे हंगर को मेजर करता है। इसको भी एनुअली पब्लिश किया जाता है और पब्लिश कौन करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्थ। कौन पब्लिश करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्थ इसको पब्लिश करता है, एनुअली पब्लिश करता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 4 इंडिकेटर्स को कंसिडर किया जाता है। कौन कौन से 4 इंडिकेटर्स हैं? एक तो रेट ऑफ अंडर नरिशमेंट, अंडर नरिशमेंट का रेट क्या है। दूसरा चाइल्ड स्टंटिंग, ऐसे बच्चे जो कि 5 साल से कम उम्र के हैं और उनकी हाइट छोटी है, चाइल्ड स्टंटिंग। दूसरा चाइल्ड वेस्टिंग, ऐसे बच्चे जिनका वेट कम है, अंडर वेट है। और फिर चौथा चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो 4 इंडिकेटर्स को कंसिडर किया जाता है इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। कौन कौन से 4 इंडिकेटर्स हैं? एक तो रेट ऑफ अंडर नरिशमेंट, दूसरा चाइल्ड स्टंटिंग, तीसरा चाइल्ड वेस्टिंग और चौथा चाइल्ड मोर्टेलिटी। 2024 की रिपोर्ट ये कहती है कि इंडिया की रैंक रही 105 आउट ऑफ 127 कंट्रीज और हमारा जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर था वो कितना रहा? 27.3। इंडिया की रैंक कितनी रही? 105वीं रही आउट ऑफ 127 कंट्रीज। थोड़ा इंप्रूवमेंट है बिकॉज 2023 की जो रिपोर्ट है उसमें हमारी रैंक थी लगभग 111, शायद 111 थी, एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं है बट हाँ शायद 111 थी। बट हाँ इंप्रूवमेंट है, ये फॉर श्योर है। 105 है अब हमारी रैंक। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स बड़ा फेमस है, इसको दिमाग में रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो ग्लोबल लेवल पे, रीजनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे हंगर को मेजर करता है। एनुअली इसको पब्लिश किया जाता है। कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्थ इसको पब्लिश करते हैं। 4 इंडिकेटर्स को इसमें कंसिडर किया जाता है, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी। इंडिया की रैंक कितनी थी 2024 में? 105 आउट ऑफ 127 कंट्रीज। फिर एक है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स को भी एनुअली पब्लिश किया जाता है। सबसे पहली बार लाया गया 2012 में। कब लाया गया? 2012 में। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स को कौन पब्लिश करता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, जो कि बेस्ड है लंदन में। और इस इंडेक्स का काम क्या है? ये इंडेक्स देखता है कि कोई कंट्री कितना फूड सिक्योर है, कितना फूड सिक्योर है कंट्री, वो बताता है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। देखो पूरे साल में बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं, कम से कम 100 तो आती होंगी। सभी रिपोर्ट्स के नाम, कौन उनको पब्लिश कर रहा है, उनका पर्पस क्या है, ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है, आपको करना भी नहीं चाहिए। और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी यही कहता है कि सबके बारे में जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जो प्रोमिनेंट वंस हैं या ऐसी कोई रिपोर्ट आ गई जो कि बहुत न्यूज़ में है, जिस पे बहुत ज़्यादा डिबेट डिस्कशन हो गया है, उन पे फोकस करो, उनके बारे में बात करो। जैसे यहाँ पे 3-4 दे रखी हैं, इसमें से ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये आपको पता होना ही चाहिए। दूसरा ये याद कर लो स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन दी वर्ल्ड रिपोर्ट को, बिकॉज इसमें जो डेटा दे रखा है उस डेटा को आप कहीं पे कोट कर सकते हो। बाकी अगर आपके पास में है दिमाग उतना कि आप चीज़ों को याद कर सकते हो, रिमेंबर कर सकते हो, तो फिर बाकी रिपोर्ट्स को भी करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना ज़्यादा याद करोगे उतना बेहतर है। बट हाँ, अगर ऐसा है कि भैया लिमिटेड स्मार्टली पढ़ना है तो फिर सारे रिपोर्ट्स को रटने की ज़रूरत नहीं है। फिर तो वो देखो कि कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है इंपॉर्टेंट, कौन सी ज़्यादा न्यूज़ में, कौन सी ज़्यादा रेलेवेंट है, उसके हिसाब से रिपोर्ट्स को चूज़ करना करंट अफेयर्स के टाइम पे भी। बिकॉज करंट अफेयर्स में भी सारी रिपोर्ट्स दे दी जाएंगी, लेकिन आपको पढ़नी कौन सी है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद बात की गई है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। सबसे पहले बात की गई है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम लीडिंग ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है इमरजेंसी के टाइम पे फूड असिस्टेंस प्रोवाइड करना। कोई इमरजेंसी आई उस दौरान लोगों के लिए फूड असिस्टेंस प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम करता है। साथ ही साथ ये जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है ये कम्युनिटीज़ के साथ में मिल के काम करता है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए, बिल्ड करने के लिए, रेजिलियंस को बिल्ड करने के लिए। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को अपने काम के लिए 2020 में नोबल पीस प्राइज भी दिया गया। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम लीडिंग ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इमरजेंसीज के टाइम पे लोगों के लिए फूड असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, जो कि कम्युनिटीज़ के साथ में मिलके
न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए काम करता है और 2020 में इसको नोबेल पीस प्राइज भी प्रोवाइड किया गया फॉर इट्स वर्क। फिर एक द वेरी फेमस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में फॉर श्योर आपने सुना है, कई बार हमने बात की है। ये यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि हंगर को कॉम्बैट करने के लिए काम करती है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि हंगर को कॉम्बैट करने के लिए, हंगर से लड़ाई लड़ने के लिए काम करती है। FAO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम, इटली में है FAO का हेडक्वार्टर। FAO को इस्टेब्लिश कब किया गया? 16 अक्टूबर 1945 को इस्टेब्लिश किया गया और 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे को भी सेलिब्रेट किया जाता है। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि काम करती है टू कॉम्बैट हंगर। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम, इटली में हेडक्वार्टर है। कब इस्टेब्लिश किया गया? 16 अक्टूबर 1945 को। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। इसी FAO ने 1996 में वर्ल्ड फूड समिट को भी ऑर्गेनाइज किया था और FAO एक इंडेक्स निकालता है, फूड प्राइस इंडेक्स। ये जो फूड प्राइस इंडेक्स है, इसमें एक फूड कमोडिटीज़ की बास्केट ली जाती है और देखा जाता है कि उस बास्केट की जो इंटरनेशनल प्राइजेज हैं वो मंथली बेसिस पे किस तरीके से चेंज हो रही हैं। तो FAO के इंडेक्स का नाम क्या है? फूड प्राइस इंडेक्स। और ये जो फूड प्राइस इंडेक्स है, इट मेजर्स मंथली चेंजेस इन द इंटरनेशनल प्राइजेस ऑफ बास्केट ऑफ फूड कमोडिटीज। बहुत सिंपल, दो ऑर्गेनाइजेशंस, एक वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और दूसरी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इनको भी दिमाग में रखना है। फिर इसके बाद बात की गई है कोडेक्स एलिमेंटेरियस के बारे में। एक कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन है जो कि इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड्स की बॉडी है। तो कोडेक्स एलिमेंटेरियस इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड्स की बॉडी है जिसको इस्टेब्लिश किया गया 1963 में। किसने इस्टेब्लिश किया? FAO और WHO ने इसको इस्टेब्लिश किया और इसको इस्टेब्लिश किया गया था कंज्यूमर हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए और फूड ट्रेड में फेयर प्रैक्टिसेस को एंश्योर करने के लिए। बेसिकली ये जो इंटरनेशनल लेवल पे फूड को खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, उसके स्टैंडर्ड्स की बातचीत करती है कोडेक्स एलिमेंटेरियस, ताकि किसी कंज्यूमर की हेल्थ को नुकसान ना हो और फूड ट्रेड में फेयर प्रैक्टिसेस को प्रैक्टिस किया जाए। इंडिया इसका मेंबर बना कब? इंडिया इसका मेंबर बना 1964 में। तो कोडेक्स एलिमेंटेरियस थोड़ा सा दिमाग में रखो कि इट इज़ अ इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड्स बॉडी जिसको 1963 में इस्टेब्लिश किया गया है। किसने इस्टेब्लिश किया है? FAO और WHO ने इसको इस्टेब्लिश किया है। अच्छा, हमारे कंट्री में कंज्यूमर्स के राइट को एंश्योर किस तरीके से किया जाता है? देखो, हमारे कंट्री में कंज्यूमर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी है? डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की। और ये डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे कंट्री में कंज्यूमर्स के राइट को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी है? डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की। और डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के पास में कई सारे कानून हैं जिनके थ्रू राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट है 2016 का, फिर वेट्स एंड मेजर्स के स्टैंडर्ड्स हैं, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट ऑफ 2009 के तहत इसके बारे में बात की गई है। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज ऑफ असेंशियल कमोडिटीज एक्ट है 1980 का। तो कई सारे एक्ट हैं, कई सारे कानून हैं जिनके थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स कंज्यूमर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019 ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 को पूरे तरीके से रिपील कर दिया, पूरे तरीके से रिप्लेस कर दिया और आज की डेट में सारा कामकाज देखा जाता है थ्रू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019। ये जो 2019 का एक्ट है इसमें यह भी बताया गया कि कंज्यूमर कौन है। कंज्यूमर वो इंसान है जो कि सेल्फ यूज़ के लिए सर्विसेज और गुड्स को खरीदता है। ध्यान देना, कंज्यूमर वो इंसान है जो कि सेल्फ यूज़ के लिए सर्विसेज और गुड्स को खरीदता है। अगर आप कमर्शियल पर्पसेस के लिए या रीसेल पर्पस के लिए गुड्स को, सर्विसेज को खरीद रहे हो तो आपको कंज्यूमर के तौर पर कंसिडर नहीं किया जाएगा अंडर दिस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019। और इस 2019 के एक्ट में सभी गुड्स एंड सर्विसेज को
और सभी मोड ऑफ ट्रांजेक्शन्स को कवर किया जाता है। सभी गुड्स एंड सर्विसेज को और सभी मोड ऑफ ट्रांजेक्शन्स को इसमें कवर किया जाता है। इसमें बताया गया है कि कंज्यूमर के 6 राइट्स हैं। कौन कौन से 6 राइट्स हैं? पहला है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में इंफॉर्मेशन, क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी कैसी है, वगैरह वगैरह, वो पूरा राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। दूसरा राइट टू सेफ्टी, कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो सर्विस है, ये सेफ है, इससे कोई नुकसान तो नहीं होने वाला है, तो दूसरा राइट टू सेफ्टी। तीसरा राइट टू चूज़, कि आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो आप अपने हिसाब से चूज़ करो, जो आपको ठीक लगे, जिसकी रेट आपको ठीक लगे, उस प्रोडक्ट को आप चूज़ करो, तो तीसरा है राइट टू चूज़। चौथा राइट टू बी हर्ड, इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, आपको राइट टू हर्ड मिलता है। फिर इसके बाद राइट टू सीक रिड्रेसल, कि अगर आपको कोई ग्रीवेंस है तो उस ग्रीवेंस को रिड्रेस करने के लिए, सॉल्व करने के लिए एक मैकेनिज्म होना चाहिए, तो राइट टू सीक रिड्रेसल। और फाइनली राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर को प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस, जानकारी, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। तो 6 राइट्स हैं कंज्यूमर के अंडर दिस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019। कौन कौन से? राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू सेफ्टी, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। 2019 का ये जो एक्ट है, इसमें मेजर चेंजेस क्या किए गए हैं? एक तो ई कॉमर्स को अब कवर कर लिया गया है। पहले तो ई कॉमर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो 1986 के एक्ट में तो ई कॉमर्स की कोई बातचीत की ही नहीं गई थी, लेकिन अब ई कॉमर्स को भी कवर कर लिया गया है। दूसरा, मैन्युफैक्चरर या जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, अगर उसके प्रोडक्ट की वजह से किसी कंज्यूमर को कोई लॉस होता है, कोई इंजरी होती है, तो आपको पूरा कंपनसेशन देना पड़ेगा कंज्यूमर को। कोई मैन्युफैक्चरर है या कोई सर्विस प्रोवाइडर है, उसने कोई फॉल्टी प्रोडक्ट बेच दिया और उसकी वजह से कंज्यूमर को कोई लॉस हो गया, कंज्यूमर को कोई इंजरी हो गई, तो अब मैन्युफैक्चरर को, अब सर्विस प्रोवाइडर को पूरा कंपनसेशन देना पड़ेगा कंज्यूमर को। पहले कंपनसेशन के तौर पे सिर्फ प्रोडक्ट की कॉस्ट मिलती थी और कुछ नहीं मिलता था। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या हैं, उनको बहुत प्रॉपरली डिफाइन किया गया है इस 2019 के एक्ट में। पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन को और थोड़ा बढ़ा दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे जो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशंस हैं, उनका जो ज्यूरिसडिक्शन है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये जो पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन है, इसको 20 लाख से बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 1 करोड़ कर दिया गया है। और स्टेट लेवल पे ये जो ज्यूरिसडिक्शन है, इसको कितना कर दिया गया है? 10 करोड़ कर दिया गया है। पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन मतलब कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशंस हैं, वो अब 1 करोड़ तक के डिस्प्यूट्स को सुन सकती हैं, और स्टेट लेवल पे जो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशंस हैं, वो 10 करोड़ तक के डिस्प्यूट्स को सुन सकती हैं। इनफैक्ट अब कोई भी कंप्लेन जो है उसको इलेक्ट्रॉनिकली फाइल किया जा सकता है और कहीं से भी फाइल किया जा सकता है। पहले सिचुएशन क्या थी कि जहाँ पे सेलर लोकेटेड होता था वहीं पे जाके कंप्लेन को फाइल किया जा सकता था, लेकिन अब कंप्लेन को कहीं से भी इलेक्ट्रॉनिकली फाइल किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक सेंट्रल रेगुलेटर को भी स्टैब्लिश किया गया है, जिसको बुलाया जा रहा है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ये जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, ये कंज्यूमर्स के वेलफेयर के लिए काम करेगी। पहले कोई सेपरेट रेगुलेटर था ही नहीं। पेनल्टीज को इंक्रीज कर दिया गया है। अब पेनल्टीज कितनी कर दी गई हैं? 3 साल तक की जेल, 25,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, या दोनों चीज़ें हो सकती हैं। और इस 2019 के एक्ट में मीडिएशन का प्रोविजन भी प्रोवाइड किया गया है। मीडिएशन की बातचीत 1986 के एक्ट में नहीं की गई थी, तो मीडिएशन की भी बातचीत की गई है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019 लाया गया। इस एक्ट में कंज्यूमर को डिफाइन किया गया और बोला गया कि कंज्यूमर वो इंसान है जो कि सेल्फ यूज़ के लिए सर्विसेज और गुड्स को खरीदता है। इस 2019 के एक्ट के तहत सभी गुड्स एंड सर्विसेज को कवर किया जाता है और सभी मोड ऑफ ट्रांजेक्शन्स को कवर किया जाता है। 6 राइट्स की बात की गई है फॉर द कंज्यूमर्स: राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू सेफ्टी, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। मेजर चेंजेस क्या किए गए हैं? ई कॉमर्स को इंक्लूड कर लिया गया है। लॉस और इंजरी के केस में कंज्यूमर को, मैन्युफैक्चरर को या सर्विस प्रोवाइडर को पूरा कंपनसेशन देना पड़ेगा। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को प्रॉपरली डिफाइन किया गया है।
जो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशंस हैं उनके पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन को एक्सटेंड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। अब जो कंप्लेन है उसको इलेक्ट्रॉनिकली कहीं से भी फाइल किया जा सकता है। फिर इसके अलावा ये बोला गया कि एक सेंट्रल रेगुलेटर स्टैब्लिश किया जा रहा है जिसको बुलाया जाएगा सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। पहले कोई सेपरेट रेगुलेटर होता ही नहीं था। पेनल्टीज़ को और थोड़ा बढ़ा दिया गया है, 3 साल तक की जेल, 25,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, या दोनों चीज़ें हो सकती हैं, और मीडिएशन के प्रोविजन की भी बातचीत की गई है। फिर इसके बाद बात आती है फार्म वेस्ट के बारे में। फार्म वेस्ट में किन चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है? ये जितना भी एनिमल वेस्ट होता है उसको इंक्लूड किया जाता है फार्म वेस्ट में। ये जितने भी पेस्टिसाइड्स और अदर केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं उनको इंक्लूड किया जाता है फार्म वेस्ट में। फिर ये जो फीडबैक्स होते हैं, ये जो डेड लाइव स्टॉक होता है, ये जो प्लास्टिक रैप वगैरह होते हैं, ये जो मशीनरी का वेस्टेज होता है, इन सभी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है फार्म वेस्ट में। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ये फार्म वेस्ट किस तरीके से थ्रेट है, किस तरीके से डेंजरस है एनवायरनमेंट के लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए। देखो आजकल एग्रीकल्चर में खूब सारे पेस्टिसाइड्स को यूज़ किया जाता है, खूब सारे अमोनिया वगैरह को यूज़ किया जाता है, और जब ये पेस्टिसाइड्स, जब ये अमोनिया ड्रिंकिंग वाटर में जाके मिक्स होते हैं देन दे रेज सीरियस हेल्थ कंसर्न्स। आपने पेस्टिसाइड को यूज़ किया खेत में, जो खेत का पानी है वो अल्टीमेटली बह के जाएगा, किसी नदी में मिलेगा, किसी ड्रिंकिंग वाटर बॉडी में मिलेगा, और इसकी वजह से फिर ह्यूमन हेल्थ के लिए, एनिमल हेल्थ के लिए हेल्थ कंसर्न्स रेज होंगे। आजकल एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स को यूज़ किया जाता है, और ये जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सॉइल की फर्टिलिटी को नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं, प्रोड्यूस की क्वालिटी को नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं, और इकोलॉजिकल इम्बैलेंस देखने को मिलता है। जो फर्टिलाइजर्स आज की डेट में हम यूज़ करते हैं उनसे हाई लेवल ऑफ नाइट्रोजन रिलीज होता है, उनसे हाई लेवल ऑफ फॉस्फोरस रिलीज होता है, और ये जो नाइट्रोजन है, ये जो फॉस्फोरस है, ये अल्टीमेटली डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को डिप्लीट करता है, और डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट होती है एक्वेटिक लाइफ के लिए। अगर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन डिप्लीट होगी तो एक्वेटिक लाइफ को नुकसान देखने को मिलेगा। अदर हैवी मेटल्स यूज़ किए जाते हैं, अमोनिया वगैरह यूज़ किया जाता है, और ये जो हाई लेवल ऑफ नाइट्रोजन है, ये जो हाई लेवल ऑफ फॉस्फोरस है, ये जो अमोनिया है, ये अल्टीमेटली एक्वेटिक लाइफ को नुकसान पहुंचाता है, फिश लाइफ को नुकसान पहुंचाता है। फिर एक चीज़ होती है स्प्रे ड्रिफ्ट। स्प्रे ड्रिफ्ट का मतलब क्या है कि केमिकल्स को फार्म लैंड के ऊपर स्प्रे किया जाता है, केमिकल्स को फार्म लैंड के ऊपर स्प्रे किया जाता है, लेकिन ये जो केमिकल्स हैं इनकी ड्रॉपलेट्स एयर में रह जाती हैं, हवा में रह जाती हैं, और दूर दूर तक ट्रेवल करती हैं, और फिर एयर पॉल्यूशन को कॉज करती हैं। सॉलिड स्टैग्नेंट वेस्ट जहाँ पे भी होगा, जहाँ भी सॉलिड वेस्ट इकट्ठा हो गया होगा, वो घर होता है इंसेक्ट्स का, वो घर होता है बीमारियों का। ये जितने भी फैक्ट्री फार्म्ड एनिमल्स होते हैं उनको खूब सारी एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं उनके खाने में ताकि उनको कोई इन्फेक्शन ना हो, लेकिन इसमें खतरा क्या है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया डेवलप हो सकता है जो कि फूड चेन में एंटर कर सकता है, जो कि फिर ह्यूमन हेल्थ को, एनिमल हेल्थ को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। तो फार्म वेस्ट के थ्रेट्स क्या क्या हैं, डेंजर्स क्या क्या हैं? ओवर यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स जो है वो एक हेल्थ कंसर्न है अगर वो ड्रिंकिंग वाटर में मिक्स होता है तो। टॉक्सिक केमिकल्स को जब हम यूज़ करते हैं तो हम सॉइल की फर्टिलिटी को लॉन्गर रन में नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं, प्रोड्यूस की क्वालिटी को लॉन्गर रन में नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। ये जो हाई लेवल ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, अमोनिया, हैवी मेटल्स रिलीज हो रहे हैं वाटर बॉडीज़ में, इनकी वजह से डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है वो डिप्लीट होती है, और इसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ जो है वो नेगेटिवली हार्म होती है। स्प्रे ड्रिफ्ट, केमिकल्स को फार्मलैंड के ऊपर स्प्रे किया जाता है, लेकिन ये जो केमिकल्स के ड्रॉपलेट्स हैं ये एयर में रह जाते हैं, ट्रेवल करते हैं, एयर पॉल्यूशन कॉज करते हैं। स्टैग्नेंट सॉलिड वेस्ट, घर होता है इंसेक्ट्स का, घर होता है बीमारियों का। और ये जो फैक्ट्री फार्म्ड एनिमल्स हैं इनको जो एंटीबायोटिक्स दी जा रही हैं, लॉन्गर रन में ये पॉसिबिलिटी है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया डेवलप हो जाएगा जो कि फूड चेन में एंटर करेगा और नेगेटिवली फूड चेन को, ह्यूमन हेल्थ को, एनिमल हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा। हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं? एक तो फार्म वेस्ट की जब बात आती है तो बहुत सारा फार्म वेस्ट ऐसा है जिसको रिसाइकल किया जा सकता है, जिसको रिकलेक्ट किया जा सकता है, जिसको रीयूज़ किया जा सकता है। तो जितना भी ऐसा फार्म वेस्ट है जिसको रिसाइकल रीयूज़ किया जा सकता है उसको रिसाइकल करो, उसको रीयूज़ करो। लेकिन जितने भी एस्बेस्टोस के प्रोडक्ट हैं उनको रिसाइकल मत करो, उनको रीयूज़ मत करो, बिकॉज एस्बेस्टोस जो है
वो कैंसर कॉजिंग होता है, इससे कैंसर होता है। तो जितने भी एस्बेस्टोस के प्रोडक्ट्स हैं उनको रिसाइकल मत करो, उनको रीयूज़ मत करो। बाकी जितना भी ऐसा फार्म वेस्ट है जिसको रिसाइकल किया जा सकता है, जिसको रीयूज़ किया जा सकता है, उसको रीयूज़ करो। ट्री और प्लांट वेस्टेज जितना भी है उसको नेचुरली छोड़ दो, बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो नेचुरली डिकम्पोज हो जाएगा, वो नेचुरली अपना सॉल्यूशन निकाल लेगा। या फिर ट्री या प्लांट वेस्ट है तो उसको फायरवुड के तौर पे यूज़ कर सकते हो, लेकिन फायरवुड के तौर पे यूज़ करने में नुकसान है, एनवायरमेंटल नुकसान है। बट हाँ, एक तरीका ये हो सकता है, जितना भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको यूज़ करो मैन्योर बनाने के लिए, और उस मैन्योर को सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के काम में लो। ये जो पेड़ जलाए जाते हैं, ये जो स्टबल बर्निंग की जाती है, इस स्टबल बर्निंग को रोकने की ज़रूरत है। स्टबल बर्निंग की वजह से खूब सारा एयर पॉल्यूशन देखने को मिलता है। तो पेड़ों को जलाने की बजाय, स्टबल को जलाने की बजाय इसको कंट्रोल करो, इसका सॉल्यूशन निकालो, इसको कलेक्ट करो, इसको किसी और जगह पे यूज़ करो। जितना भी फार्म वेस्ट है उसको एनवायरनमेंट में रिलीज़ करने से पहले प्रॉपरली ट्रीट करो। लैंड ओनर्स को, फार्मर्स को एडुकेट करो, उनको बताओ कि ये जो केमिकल्स आप यूज़ कर रहे हो, ये जो पेस्टिसाइड्स आप यूज़ कर रहे हो, ये जो फार्म वेस्ट आप रिलीज़ कर रहे हो, इसके क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं लॉन्गर रन में। और गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए। गवर्नमेंट को फार्म वेस्ट को प्रॉपरली टैकल करने के लिए सब्सिडीज़ वगैरह या और कोई भी स्कीम्स लेकर आनी चाहिए, ताकि फार्मर्स एक्टिवली, ताकि लैंड ओनर्स एक्टिवली इस फार्म वेस्ट को मैनेज करने के लिए काम काज करें। फूड सिक्योरिटी के हमारे सामने क्या चैलेंजेस हैं? चैलेंजेस को आप खुद भी लिख सकते हो, लेकिन जो किताब में लिखे हुए हैं उनको खुद से देख लेते हैं एक बार। एक तो हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ना तो ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना स्टोरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है। कोल्ड स्टोर वगैरह तो हमारे यहाँ पे बहुत ही कम है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है हमारे यहाँ पे। दूसरा, एक्सेसिव वेस्टेज और पुअर प्रॉफिटेबिलिटी है। हमारे यहाँ पे जो फूड प्रोडक्शन है वो कुछ इस तरीके से है कि वेस्ट ज़्यादा है और प्रॉफिटेबिलिटी कम है। क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है, और क्लाइमेट चेंज की वजह से ये जो वेदर रिलेटेड इवेंट्स होते हैं उनकी वजह से क्रॉप फेलियर्स देखने को मिलते हैं, उनकी वजह से फूड शॉर्टेज देखने को मिलता है। तो वो भी एक प्रॉब्लम है। और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम, आज भी हमारे कंट्री में ट्रेडिशनल और पुअर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को ही प्रैक्टिस किया जाता है, मॉडर्न टेक्निक्स को अडॉप्ट नहीं किया जा रहा है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। तो चैलेंजेस टू फूड सिक्योरिटी, तो ये तो पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया है, आप खुद से भी लिख सकते हो, आपको खुद से ही लिखना चाहिए। आज के सेशन में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एक तो ये है कि आप बेसिक तौर पे देख लो कि फार्म वेस्ट किस तरीके से थ्रेट है। हालांकि ये ऐसा टॉपिक है जिसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद ही समझ में आना चाहिए, खुद ही लिखना चाहिए। इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019, इसके बारे में थोड़ी जानकारी रखना। और बाकी बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक तौर पे कि ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम क्या है, ये FAO क्या है, या कंज्यूमर्स के राइट्स क्या हैं, या फिर ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है। बेसिक तौर पे इन चीज़ों को दिमाग में रखो, ताकि कभी आंसर लिखने को आए तो इन चीज़ों को आप कोट कर पाओ। ये चैप्टर इसके साथ में ख़त्म हो गया। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।